मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नर्सिंग और आईटीआई प्रशिक्षण पूरा करने वाले 500 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। सेवा कैफे का भी करेंगे उद्घाटन। जमीन घोटाला मामले में ईडी आज अधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता से कर रही है पूछताछ। रांची जेल के अधीक्षक और जेलर को 30 जून को हाजिर होने का समन। घूरती रथ यात्रा आज भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर में होगी वापसी। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और राजधानी रांची सहित राज्य भर में मानसून सक्रिय, अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। कल तक ऐसे ही बने रहेंगे हालात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थानों से नर्सिंग तथा आईटीआई प्रशिक्षण पूरा करने वाले 500 युवाओं को राजधानी रांची में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इन सभी युवाओं का कल्याण विभाग की विशेष प्रायोजन वाहिनी के रूप में कार्य कर रही प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित नर्सिंग और आईटीआई कौशल कॉलेज से प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट हुआ है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अन्य लोगों के अलावा कल्याण मंत्री चंपई सोरेन भी शामिल होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री आईटीआई कौशल कॉलेज की छात्राओं द्वारा संचालित सेवा कैफे का भी उद्घाटन करेंगे। इस सेवा कैफे का उद्देश्य एक सफल उद्यमी बनाने में छात्र छात्राओं की मदद करना है। भारत की अध्यक्षता में उत्तराखंड के ऋषिकेश में चल रही G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक का आज आखिरी दिन है। ऋषिकेश में चल रही G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक का आज आखिरी दिन है। आज बैठक में प्रौद्योगिकी, इंफ्राटेक, बुनियादी ढांचे के लचीलेपन समेत जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन यानी कि कल बुनियादी ढांचे के बजट आवंटन पर चर्चा की गई थी। बैठक में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा निवेश संकेतक लागू करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। वहीं बैठक में आए प्रतिनिधि आज ऋषिकेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कल वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज से यह ट्रेन नियमित रूप से चलेगी और सभी टिकटों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर कल के लिए भी इस ट्रेन में आधी से अधिक टिकटें बुक हो चुकी हैं। यह ट्रेन पटना से सुबह 7 बजे खुलेगी और दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी। वहीं रांची से शाम 4:15 बजे प्रस्थान करेगी और रात 10:05 पर पटना पहुंचेगी। 8 कोच की इस ट्रेन में कुल 530 सीटें हैं। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ईडी आज राजधानी रांची में सेना के कब्जे वाली लगभग 4.5 एकड़ जमीन में उत्तराधिकार के दावेदार जयंत करनार के अधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता से पूछताछ कर रही है। हिमांशु पर जयंत करनार के पक्ष में कागजात उपलब्ध कराने और करनाड को उत्तराधिकारी साबित कराने का आरोप है। वहीं दूसरी ओर ईडी के दूसरे समन पर भी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक हामिद अख्तर नहीं पहुंचे। ईडी ने उन्हें अब तीसरा समन भेजा है। अब जेल अधीक्षक हामिद अख्तर के साथ साथ जेलर नसीम खान को भी समन किया गया है। ईडी ने दोनों अधिकारियों को 30 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जेल मैनुअल का उल्लंघन कर मदद पहुंचाने का आरोप है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी आज देश के महत्वपूर्ण खनिजों की पहली सूची जारी करेंगे। सूची का उद्देश्य आयात निर्भरता में कम करना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और भारत के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। महत्वपूर्ण खनिजों की सूची की मुख्य झलकियां एक लघु वृत्त चित्र वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित की जाएंगी और कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण खनिजों को समारोह के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। ये सूची खनन क्षेत्र में नीति निर्माण, रणनीतिक योजना और निवेश निर्णयों के लिए एक मार्गदर्शक संरचना के रूप में काम करेगी। ये पहल एक मजबूत
और लचीला खनिज क्षेत्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत के लिए नेट जीरो लक्ष्य अर्जित करने के व्यापक विजन के दृष्टिकोण के साथ रेखांकित है। महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का जारी होना खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की खोज में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 7वें दौर के तहत कोयले की बिक्री के लिए ऑनलाइन नीलामी की बोलियां आज खोली जाएगी। बोली लगाने की कल आखिरी तारीख थी। मंत्रालय ने कहा कि 18 कोयला खदानों के लिए कुल 35 ऑफलाइन बोलियां प्राप्त हुई हैं। ऑनलाइन बोलियां आज नई दिल्ली में खोली जाएंगी। कोयला मंत्रालय ने 3 साल से भी कम समय में 87 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। 9 दिनों तक चलने वाला घुरती रथ यात्रा आज है। घुरती रथ यात्रा पर पुरी के गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मुख्य मंदिर में वापसी होगी। इसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, श्रद्धालु नृत्य करते हुए और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की आज 9वें दिन पुरी के गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर तक जाने वाली ये यात्रा शुरू हो चुकी है। इस बार रथ यात्रा 20 जून को शुरू हुई थी और हर बार की तरह इस बार भी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं इस यात्रा की। इधर राजधानी रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर में भी आज घुरती मेला आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर में वापसी होगी। इन्हें रथ से सम्मानपूर्वक मुख्य मंदिर में ले जाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। इसकी सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने एक संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की है। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला रवाना किया गया। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं की जांच की। गौरतलब है कि 2 महीने तक चलने वाली इस अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है, जो कि 31 अगस्त तक रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की कल नई दिल्ली में समीक्षा की। इस दौरान मंत्रालय के अधिकारियों ने डॉक्टर मांडविया को आधार शिविर और यात्रा मार्ग में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा देखभाल और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने को लेकर बैठक की है। श्रद्धालुओं को आधार शिविर और यात्रा के रास्ते में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा संबंधी देखभाल एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को यात्रियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर को पूरी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान यात्रीगण पूरी तरह से स्वस्थ रहें और उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी बनी रहे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बालटाल और चंदनवाड़ी से होकर जाने वाले 2 अक्ष मार्गों पर डीआरडीओ द्वारा 200 बिस्तरों वाले अस्पतालों की स्थापना के लिए पूर्ण वित्त पोषण और सहायता प्रदान की है। इन दोनों अस्पतालों में कामकाज भी शुरू हो चुका है और इन अस्पतालों में इस यात्रा के लिए तैनात कर्मचारियों की आवासीय सुविधाएं भी शामिल होंगी। इन अस्पतालों में लैब सुविधाएं, रेडियो डायग्नोसिस, स्त्री रोग आईसीयू, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चैम्बर सहित निदान और उपचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये दोनों अस्पताल 24 घंटे कार्यरत रहेंगे और एक स्वतंत्र ट्रॉमा यूनिट के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा संचालित होंगे।
राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में श्रावणी मेले के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कल महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान सर्वसम्मति से श्रावणी पूजा धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने, बिजली पानी की व्यवस्था सुलभ कराने, सुरक्षा बलों की समुचित तैनाती और मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना CGHS के लाभार्थियों के लिए अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली, PGI चंडीगढ़ और जिपमर पुदुचेरी में कैशलेस उपचार सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस संबंध में कल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जिपमर पुदुचेरी में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसको लेकर CGHS के साथ इन तीनों संस्थानों के साथ एक करार भी हुआ है। CGHS लाभार्थी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर भी अब खोला जाएगा। इससे पहले 6 एम्स पटना, जोधपुर, रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल और भुवनेश्वर के साथ ही भी ये करार हुआ है, जहां CGHS लाभार्थी को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे CGHS बेनिफिशियरी जो इन शहरों में रहते हैं उनको होगा और विशेष रूप से जो पेंशनर बेनिफिशरीज हैं उनको होगा, क्योंकि वो इन संस्थानों में न केवल स्पेशलिटी बल्कि सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं भी प्राप्त कर पाएंगे। विगत महीनों में हमने CGHS के कंसल्टेशन चार्जेस, रूम चार्जेस, बेड चार्जेस इनको भी बढ़ाया है और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं CGHS बेनिफिशरीज के उनके चार्जेस को भी बढ़ाया है। आने वाले दिनों में CGHS में जो अन्य मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनके चार्जेस को भी बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। अडानी फाउंडेशन की ओर से हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के विभिन्न गांवों में लगातार सामाजिक दायित्वों का निर्वहन जारी है। इसी क्रम में कल गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत हरली स्थित पंचायत भवन में अडानी फाउंडेशन की ओर से मरीजों को मुफ्त चश्मा प्रदान किया गया। निःशुल्क चश्मा पाकर ग्रामीणों के चेहरे भी खिल उठे। ग्रामीणों ने कहा कि अडानी फाउंडेशन की कोशिश से उन्हें नई दृष्टि मिली है। अब नजदीक के साथ साथ दूर भी स्पष्ट नजर आने लगा है। गौरतलब है कि अडानी फाउंडेशन की ओर से पिछले दिनों मुफ्त नेत्र जांच शिविर लगाया गया था, जिसमें पुरुष और महिलाओं समेत 39 मरीजों को देखने में समस्या हो रही थी। हजारीबाग के नेत्र चिकित्सक परिमल पीयूष ने इनकी आंखों की जांच की और उचित पावर का चश्मा लगाने की सलाह दी थी। सर नीचे किया वैसे चेक रही से, इससे हम देखेंगे। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित राज्य भर में मानसून सक्रिय है और पिछले 2-3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल तक बारिश होने के अनुमान है। वहीं बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और अब देखते हैं कारोबार जगत की महत्वपूर्ण खबरें। अदानी इंटरप्राइजेस की सालाना रिपोर्ट में गौतम अदानी ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदानी समूह को टारगेट करने के लिए जानबूझकर फैलाई गई फर्जी सूचना थी और इसका मकसद समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। टेक कंपनी गूगल ने 1338 करोड़ रुपए के जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आयकर विभाग ने कहा है कि 26 जून तक 1 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए और यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है। सिलिकॉन वैली स्थित ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप पर रॉबिनहुड ने अपने फुल टाइम कर्मचारियों में से 7% को नौकरी से निकाल दिया है। बायजूस वर्तमान में $1 बिलियन जुटाने के लिए संभावित नए निवेशकों के साथ चर्चा कर रहा है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर अगले महीने की 1 तारीख यानी कि 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएगा। इस विलय के लागू होने के साथ ही HDFC बैंक दुनिया का 5वां सबसे वैल्यूएबल बैंक बन जाएगा।
आईसीसी ने विश्व कप क्रिकेट के दौरान पाकिस्तान टीम के लिए कार्यक्रम और मैच स्थलों से संबंधित आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कल जारी कार्यक्रम के अनुसार आईसीसी ने पाकिस्तान टीम के कार्यक्रम को यथावत रखा है। क्रिकेट के महाकुंभ में तपने को तैयार हो जाएं क्रिकेट प्रेमी, क्योंकि हो चुका है उस महाजंग का ऐलान, जहां 10 टीमों के बीच होगी वनडे का विश्व सरताज बनने की भिड़ंत। मंगलवार को आईसीसी ने मुंबई में एक प्रेस वार्ता में वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में 5 अक्टूबर को पिछली बार की विजेता इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मेजबान भारत ग्रुप दौर के अपने सभी 9 मुकाबले देश के अलग अलग मैदान पर खेलेगा। विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलकर करेगी। इसके बाद 11 अक्टूबर को भारत दिल्ली में अफगानिस्तान से भिड़ेगा, जबकि 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। इसके बाद भारतीय टीम 19 अक्टूबर को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी, जबकि 22 अक्टूबर को धर्मशाला में न्यूजीलैंड से सामना होगा। 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड से टक्कर होगी, जबकि 2 नवंबर को भारतीय टीम मुंबई में क्वालिफायर टीम से भिड़ेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 नवंबर को कोलकाता में सामना होगा। भारतीय टीम 11 नवंबर को बेंगलुरु में क्वालिफायर टीम से भिड़ेगी। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि 15 और 16 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो ये मुकाबला मुंबई में होगा। मुंबई से सैफ चैंपियनशिप के ग्रुप ए में भारत और कुवैत का मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। ग्रुप ए में कुवैत शीर्ष स्थान पर रहा और भारत की टीम दूसरे स्थान पर रही। अतिरिक्त समय में मिली जब कप्तान सुनील छेत्री ने पेनल्टी कॉर्नर पर मिले क्रॉस पर गोल दागकर टीम इंडिया को बढ़त दिला दी, लेकिन दूसरे हाफ में भारत के अनवर अली के आत्मघाती गोल ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। हालांकि किसी भी टीम पर इस मैच के नतीजे का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस मैच के नतीजे के साथ कुवैत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा, वहीं टीम इंडिया दूसरे पायदान पर रही। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में आज भारत का सामना जापान से होगा। सामना जापान से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के पहले दिन मौजूदा चैंपियन भारत ने अपने अभियान की शुरुआत एकदम शानदार अंदाज में की। प्रतियोगिता के पहले ही दिन भारत ने मेजबान दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत हासिल की और अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। आज जापान के खिलाफ मैच में भारत की कोशिश जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत करने की रहेगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को जल पुरुष की जल यात्रा नामक पुस्तक सप्रेम भेंट की। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बकरीद को लेकर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही आपसी भाईचारा एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में बकरीद मनाने की अपील की। पलामू के उपायुक्त ए दोडे ने साप्ताहिक जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान का निर्देश दिया। उपायुक्त ने इस दौरान एक महिला को ऑन द स्पॉट कैंसर इलाज के लिए 50,000 रूपये का चेक दिया और तत्काल एम्बुलेंस उपलब्ध कराया। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर ठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित मूल रूप से बोकारो का रहने वाला है। रांची के कोकर के भावानगर में किराए के मकान में रह रहा था। इसके पास से 5 पासबुक, 12 आधार कार्ड का फोटोकॉपी, 2 पहचान पत्र और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। आबकारी विभाग की टीम ने बोकारो जिले में सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान में कई नामी गिरामी कंपनी के शराब की बोतलों में पानी मिलाकर बेचने और प्रिंट दाम से ज्यादा में शराब बेचने की शिकायत छापेमारी की। इस दौरान शराब दुकान में काम करने वाले कई कर्मचारियों को पकड़कर हाजत में बंद कर दिया गया।
खूंटी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत खिजरी गांव निवासी रवि किरकिट्टा के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने पर खूंटी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र अंतर्गत रुगड़ी गांव के निवासी एक व्यक्ति ने अपने घर में ही रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर साइको थाना की पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के रेड़वा स्थित आरकेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट में ऑपरेटर और फोरमैन की लापरवाही से मिक्सचर मशीन में फंसकर मजदूरों की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यदि मशीन बंद नहीं कराया जाता तो दोनों का शरीर मशीन में पिसकर मटेरियल के साथ निकल जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए बिल ट्रैकिंग से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल द्वारा सेवानिवृत्त कर्मी अपने बिल से संबंधित प्रत्येक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल द्वारा बिल प्राप्त होने पर संबंधित कर्मी को एसएमएस के द्वारा सूचित किया जाएगा। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र के विश्रामपुर से इटको जाने वाली सड़क पर एक होटल के पास लूट मामले में घटना में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में 3 अपराधियों की तलाश जारी है। जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में तिरंगे की शान बढ़ाकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों का कल दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर पूरे देश को नाज है, उन पर गर्व है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीएम मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि खेलोगे तो खेलोगे और मेडल जीतकर आपके भी चेहरे खिले हुए हैं। इस मौके पर दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। गौरतलब है कि स्पेशल ओलंपिक के इस संस्करण में भारतीय खिलाड़ियों ने 76 गोल्ड मेडल, 75 सिल्वर मेडल और 51 कांस्य पदक के साथ कुल 202 पदक जीते हैं। इनमें 89 मेडल महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल ओलंपिक में पदक जीतकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों को ट्वीट कर बधाई दी। ट्वीट में लिखा कि हमारे अविश्वसनीय एथलीटों को बधाई, जिन्होंने बर्लिन में विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 76 स्वर्ण पदक सहित 202 पदक जीते। उनकी सफलता में हम समावेशिता की भावना का जश्न मनाते हैं और इन उल्लेखनीय एथलीटों की दृढ़ता की सराहना करते हैं। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जामताड़ा जिले के करमाटार स्थित सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में जिला स्तरीय निधि आपके निकट शिविर का आयोजन कर कर्मचारियों की समस्या का निराकरण किया। जामताड़ा के करमाटार में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा आयोजित निधि आपके निकट शिविर में संगठन के जिला नोडल पदाधिकारी राजेश्वर पंडित ने बताया कि शिविर में 70 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया है। देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी एवं पेंशन प्रदान करने वाले कर्मचारी के प्रति आभार प्रकट कर शिविर में आए कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना की और प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। कर्मचारियों ने कहा कि घर बैठे उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। पहले इस काम के लिए उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय रांची का चक्कर लगाना पड़ता था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जो शिविर लगाई गई उसमें मैंने आवेदन दिए और शीघ्र कार्रवाई करते हुए मेरी पेंशन चालू हो गई। जिले में ये 6वां कार्यक्रम है जिसमें हम लोग आए हुए हैं और लोगों की समस्या को सुनकर उनका त्वरित निपटान करते हैं। इस शिविर में कर्मचारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के साथ साथ निधि का लाभ, निकासी, बीमा अंतरण सहित कई जानकारियां दी गई। इससे कर्मचारी काफी खुश दिखे। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण योजनाओं के बल पर आज देश के किसान खूब फल फूल रहे हैं। योजनाओं का लाभ लेकर रांची के किसान जयलाल वर्ष में 3 फसल लेकर खूब मुनाफा कमा रहे हैं। रांची के किसान जयलाल कुछ वर्ष पूर्व तक मजदूरी करते थे और उससे इतना नहीं कमा पाते थे कि अपनी परिवार की अच्छी तरह परवरिश कर सकें। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
जयलाल अब अपने खेतों से न सिर्फ साल में 3 फसलें ले रहे हैं, बल्कि उससे खूब मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये सब संभव हुआ है केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण की योजनाओं के कारण। बहुत अच्छा है किसान समृद्धि योजना, उसमें हमरा भी आता है पैसा, वही लगभग 2-3 साल से आ रहा है मेरे अकाउंट में, तो उससे बहुत फायदा है, लाभ मिलता है। जैसे बहुत सारा खाद बीज खरीद के फिर अपना खेती में लगाते हैं, जिससे परेशानी हम लोग का थोड़ा कम हुआ है। पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता था कि कैसे करें। योजना बहुत अच्छा लगा। जयलाल आगे कहते हैं कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो किसानों के लिए वरदान है ही। वो ये भी कहते हैं कि इस योजना के अमल में आने के बाद मौसमी पूंजी की जरूरत की चिंता बिल्कुल ही दूर हो गई है। और खास करके उतना दिन तक जो किसान का बात है, तो किसान का बात में तो अभी जो प्रधानमंत्री हैं उससे अच्छा और बेटर कोई हो ही नहीं सकते हैं। जयलाल की पत्नी उर्मिला बताती हैं कि अब कृषि से अच्छी आमदनी हो रही है, तो जीवन की छोटी बड़ी हसरतें भी पूरी हो रही हैं। अपने खाली वक्त में वो खेतों में अपने पति का पूरा साथ देती हैं। अच्छा करती है, काम भी अच्छा करती है, अपना सब दुख सुख बतियाती है, इधर मन लगल रहता है, 2 पैसा आमदनी भी होता है। क्या नाम हुआ आपका? परमिला देवी। साथ ही महिला किसान बासु देवी और सुषमा भी खेती किसानी से बेहद खुश हैं। वे कहती हैं कि वैज्ञानिक और जैविक खेती के कारण जहां फसल अच्छी होती है, वहीं उनकी फसल का उचित मूल्य भी उन्हें मिल रहा है। परिवार की जवाबदेही के बाद खेतों में वक्त बिताना उन्हें अच्छा लगता है। मकई कब निकलेगा अभी? ये भादो महीना ने निकली। भादो महीना में ने? अच्छा, तो इस साइड में क्या प्रोग्राम लगाया था? यहाँ गोभी लगा थी, अब तारबूज लगा रही, तब गोभी लगाब। अच्छा, और ऊपर तरफ भी कुछ लगा है का? ऊपर दने मकई लगाए ही, देखा नई जन्म सन है लखे। साल में कई को फसल ले लेते हैं आप लोग? 3 फसल। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? बासु देवी। केंद्र सरकार की योजनाओं ने देश के किसानों की दशा के साथ साथ उनकी सोच भी बदलने का काम किया है। अब खेती का काम उन्हें बोझिल नहीं लगता है, बल्कि उसमें एक आनंद की अनुभूति होने लगी है। और भेजते हैं। जो खेती से खुश हैं आप लोग, मतलब परिवार ऐसे चल रहा है? हाँ, ठीक है ना, उसमें चल रहा है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कितना फसल लेते हैं साल में? 3 फसल। क्या नाम हुआ आपका? सुषमा देवी। केंद्र सरकार की योजनाओं ने देश के किसानों की दशा के साथ साथ उनकी सोच भी बदलने का काम किया है। अब खेती का काम उन्हें बोझिल नहीं लगता है, बल्कि उसमें उन्हें आनंद की अनुभूति होने लगी है, जो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में चलाए जा रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखा जा रहा है। इन केंद्रों में लोगों को मुफ्त चिकित्सा के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाता है। में स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लगभग 5000 की आबादी के लिए वरदान साबित हो रहा है। सेंटर के सफलतापूर्वक संचालन से ग्रामीणों को अपने गांव और आसपास में ही टीबी और कैंसर की स्क्रीनिंग, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और प्रसव की सुविधा के साथ ही ब्लड प्रेशर और शुगर की भी स्क्रीनिंग नियमित रूप से की जाती है। सेंटर का जो एक योगदान दिया है, ये ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। और ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है, ये 3000 से 5000 के पॉपुलेशन के बीच को कवर करता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हर दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। लोगों की सेवा के लिए वेलनेस सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ 2 सपोर्टिंग स्टाफ की व्यवस्था रहती है। इन केंद्रों में लोगों को मुफ्त इलाज और दवा के साथ बीमारी के प्रति जागरूक किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ स्वास्थ्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नया सराय में चलती है। वहाँ एक CHO और 2 ANM हम लोग रहते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नर्सिंग और ITI प्रशिक्षण पूरा करने वाले 500 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। सेवा कैफे का भी करेंगे उद्घाटन।
जमीन घोटाला मामले में ईडी आज अधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता से कर रही है पूछताछ। रांची जेल के अधीक्षक और जेलर को 30 जून को हाजिर होने का समन। घूरती रथ यात्रा आज भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर में होगी वापसी। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और राजधानी रांची सहित राज्य भर में मानसून सक्रिय, अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। कल तक ऐसे ही बने रहेंगे हालात।